सो डियर फ्रेंड्स, मैं ध्यानचंद राठौर वाइटेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा से आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि कोशिका के जो सेल ऑर्गेनल्स थे, उन सेल ऑर्गेनल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देख चुका था। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं एक नया कोशिकांग, एक नया सेल ऑर्गेन। और वो सेल ऑर्गेन क्या है, आप देख रहे हैं ER जिसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो हिंदी में नाम है वो है अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। और इसकी खोज की थी पोटर ने 1945 को, 1945 में इन्होंने खोज की थी। नाम है वैज्ञानिक का पोटर। अब बात आती है क्या, तो एक्चुअली क्या होता है, आज जो कोशिका होती है, कोई भी कोशिका, अब यदि हम ये मान के चले कि हमारे पास ये एक सेल है, आप देख रहे हैं ये एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर में हम ये मान के चलते हैं कि बीच में यहाँ जो है ये एक न्यूक्लियस है। और ये जो है, हम जानते हैं कि ये जो बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, जिसका लेक्चर हमने पहले देख चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक जाल है। और इस पर एक जाल का एक सिरा जो होता है, एक सिरा ये आप जो देख रहे हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, एक सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा और दूसरा सिरा ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों जो झिल्ली, केंद्र की झिल्ली होगी, कुल मिला के एक सिरा यहाँ और एक सिरा यहाँ से लेकर के ये जो बीच में पूरा कंप्लीट जाल फैला रहेगा, वो जाल कहलाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और रेटिकुलम। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तो फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालनुमा रचना होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले भाग से केंद्र की झिल्ली के बाहर वाले भाग की हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फैली रहती है। इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहने का मतलब ये एक जाल के रूप में, जाल के रूप में इसका जो विस्तार होता है आप देख रहे हैं इस केंद्रक, लेकिन केंद्रक का जो बाहर वाला भाग है, केंद्रक का ये बाहर वाला भाग में थोड़ा सा आउटडोर बनाता हूँ, इसमें ये चिपकती है, ठीक। और यहाँ इंटरनल मतलब ये, इसके बीच का जो भाग होगा, जो जाल फैला होगा, वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जहाँ पे ये अनुपस्थित होती है, आप देखेंगे एम्ब्रायोनिक मतलब जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ये अनुपस्थित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आकार और जो इसका आमाप है, ये कार्य के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। इससे पहले कि हम इसकी संरचना को देखें, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पॉइंट नंबर 5 हम ये देखेंगे कि यह विकसित किड में होता है। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में इस बात को पूछा जाता है कि ये पूर्णतः विकसित उन कोशिकाओं में होता है जो हार्मोन्स और प्रोटीन इन दोनों का ही संश्लेषण करने लगते हैं। जब ये इसका संश्लेषण करते हैं, आप शब्दों पर ध्यान दें इस बात पे, जब ये संश्लेषण करने लगते हैं किस किस का, हार्मोन्स और प्रोटीन का, तभी ऐसी कोशिकाएं जो हार्मोन्स और प्रोटीन का संश्लेषण करती है, मतलब फॉर्मेशन करती हैं, बनाने लगती हैं, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पूर्णतः विकसित हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्य रूप से संरचना। अब हम देखेंगे यहाँ पर संरचना की दृष्टि से, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पर, संरचना के जो घटक में फर्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी जो होता है ये है क्या, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जैसे एक लंबी आपकी ट्यूब बनी, ये ट्यूब बनी, इस ट्यूब में बाहर की ओर छोटे छोटे चावले ऐसे डॉट,
ये। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रचना है वो एक तो लंबी होगी, आप देख रहे हैं लंबी, साथ साथ ये चपटी होगी, लंबी चपटी अशाखित, यानी इसमें कुछ ब्रांचेस नहीं दिख रही हैं आपको, इसमें ब्रांचेस नहीं दिख रही हैं, थैले के आकार की रचना होती है और परस्पर एक दूसरे के समांतर होगी। तो जो ये देख रहे हैं, ये जो अब बन रहे हैं ना, ये क्या है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, तो आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और ये जो राइबोसोम यदि इसके चारों ओर लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा रफ समान होगा, तो रफ होगा तो रफ के लिए हो गया आर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार से हम RER भी कहेंगे। लेकिन कुछ सिस्टर्नी ऐसी होती हैं जिनमें इस तरीके से ये रचना तो बन गई, लेकिन समझना ये है हमको कि इनमें अगर आसपास में ये सब नहीं है, राइबोसोम यदि नहीं है, तो इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट ट्यूबल्स होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ब्रांचेस नहीं, लंबी है, चपटी है, अशाखित है, कोई ब्रांच इसमें नहीं है, थैलीनुमा है और साथ ही साथ ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब हम देखेंगे ट्यूबल्स क्या होता है। तो ट्यूबल्स में क्या होगा, ट्यूब क्या होते हैं, यहाँ वहाँ फैले हुए रहते हैं। कैसे फैले रहते हैं देखेंगे, जैसे कि आप देखिए इस तरीके से एक रचना बनी, ये ट्यूब निकल गया, फिर ये आ गया, फिर ये हुआ ये। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ क्या बन चुकी है, इसकी बताइए, ये ब्रांच होगा। और इसके अलावा भी हम और भी ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं लाइक दैट, जैसे कि ये संरचना आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, फिर ये चली, ये इस तरीके की रचना, ये चली इस तरीके की ये रचना। तो इस रचना को आप देखें कि बहुत सारे इसमें ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो सिस्टर्नी से ही ट्यूबल्स का निर्माण होता है। इसमें भी यदि चारों ओर इसमें डॉट डॉट यदि राइबोसोम लगे हों, यदि इस तरीके से ये जो है, यदि यहाँ पर क्या लगा हो, राइबोसोम। अच्छा, ये राइबोसोम का काम क्या होता है, ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम में आते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, साथ ही साथ यहाँ एंजाइम का उपयोग करते हुए ये एंजाइम का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स कैसा होता है, इनमें ही यदि आपका खोखला हो, गोल आकार का हो, उसे हम कहते हैं वेसिकल्स। देखते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह रखे गोल पुटिका, यदि हिंदी में हम कहना चाहें तो हम इसे कहेंगे पुटिका। और ये जो है इसमें भी चारों ओर यदि यहाँ पर ये जो है राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख चुका है कि SER और RER क्या है, ये जानकारी आपको बता चुकी है। अब ये तीनों जो मैंने अलग अलग बताया, ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग अलग पार्ट है और ये तीनों मिलकर के फिर एक जाल का निर्माण करते हैं और वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब हम देखेंगे कि फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम कैसे बनता है। तो इसके डायग्राम के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें यहाँ से आप एक पहले लाइन खींचेंगे। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ के एक पॉइंट सेंटर बना लीजिए। और चूंकि यहाँ मेरे पास प्रकार नहीं है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो जो प्रकार होता है, प्रकार में एक निश्चित आप रेडियस त्रिज्या ले लेंगे। मान लो प्रकार से 3 से 4 सेंटीमीटर पेज के हिसाब से आप एक रेडियस ले लें, 5-6 भी ले सकते, पेज कितना बड़ा के साथ करके। तो आपको देखना है कि यहाँ पर आपका एक हाफ सर्कल बनना चाहिए। हाफ सर्कल मतलब कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके से ये एक हाफ सर्कल बनना चाहिए। और यदि ये हाफ सर्कल बना तो अब आप थोड़ी त्रिज्या को और हल्की सी बढ़ा लीजिए। मान लो यहाँ से केंद्र बना करके आपने एक हाफ सर्कल बनाया है। ठीक है, अब आप एक थोड़ी सी हल्की आधा सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाइए और फिर एक हाफ सर्कल आप फिर बना लीजिए। तो इस तरह से आपने हाफ सर्कल बना। और इस हाफ सर्कल में अब आप क्या करने वाले हैं, आप ये देखिए, यहाँ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आप 2 बिंदु चूज कीजिए और इसमें सबसे पहले आप ये बिंदु जो चूज करते हैं तो कुछ इस तरह की जो रचना है, लंबी
नली ट्यूबल्स के रूप में ये लेना है आपको। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नली आ रही है इससे थोड़ी छोटी आनी चाहिए, ठीक। फिर आपको मुड़ जाना है, फिर आपको ध्यान रखना है कि फिर आपकी छोटी आनी चाहिए। फिर आप इस तरह से लेकर के, आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस तरह से लेकर के आप नली को इस तरह मोड़ते हुए, ठीक, नली को आप देख रहे हैं डायग्राम को इस तरह मोड़ते हुए, अब यहां इस तरह मोड़ते हुए आप यहां हैं। अब ये जो डायग्राम है, आपको लगता होगा सर थोड़ा बहुत सब पूरा देख के करना पड़ेगा, कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फुल देख के करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा यहाँ वहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो आकार वैसे भी होता है वो थोड़ा चेंजेबल होता है, ठीक है। ये आपने देखा, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से एक सिरा आप और ऐसा निकाल देंगे। ऐसा निकालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम कुछ सूक्ष्म रचनाओं को बनाएंगे, ये सूक्ष्म रचना है, ठीक है। अब हमको समझना है इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हम करेंगे। आप लोग कलर थोड़ा अच्छे से चेंज कर लेना, क्योंकि ये चौक है, इतना कलर इसमें समझ नहीं आता है। अब यहाँ पे टेक्निक को ध्यान से समझिए, ये जो लाइन है आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, यहाँ जो लाइन है ना, यानी यहाँ से मिलाना, पर पूरा आप ऐसा पूरा नहीं मिलाना, आप इसको ऐसे मिलाइए, इसको इस तरीके। इन सभी रचनाओं में ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ये, इससे ये, इससे ये, इस तरह की रचना को आपको थोड़ा सा मिला देना है। ऐसा होने के बाद आपको ध्यान रखना है कुछ रचनाएं। अब हम समझेंगे कि ये जो रचना है, इसमें मैं जो बात कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल चेंजेस ये है कि यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ से आप यहाँ से दो लाइन निकालिए, दो लाइन निकालने के बाद अब यहाँ पर एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर आप एक अलग कलर से कलर कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपकी थी, आप देखेंगे ये लाइन जो कि आगे बढ़ रही है, आप चाहें तो इस लाइन को आगे बढ़ाकर आप यहाँ पर फिर एक आप इसी तरीके की रचना का निर्माण करेंगे और पुनः इसके अंदर ऐसे करेंगे। और अब हम यहाँ से देखें, ये रचना जो इस तरह से हो रही है, ये रचना आगे बढ़ के फिर कुछ ऐसी रचनाओं का निर्माण हम करें, ये आके ये इस तरह से लूपिंग का चले, इस तरह की एक लूपिंग बनाएं और इस लूपिंग का सीधा संबंध हम कुछ इस तरह से करें। इसके अंदर भी हम सिर्फ वही ग्रीन, जो हमने जो भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये कीजिए। फिर आपको यहाँ से कुछ इस रचना बना करके फिर आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है और ये और इसे मिलाकर आप यहाँ पर दें। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कुछ रचना है, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो है भाग ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं, ये डॉट्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसे, राइबोसोम को। तो आपने इस डायग्राम को देखा है और इस डायग्राम में अब मैं नंबर देता हूँ, पॉइंट बनाता हूँ, जैसा कि जनरली मेरा रूल्स है। आप देखिए 1 by 1। सबसे पहले ये जो है 1 नंबर पे, ये जो पूरा भाग है ये क्या था, नंबर 1। तो हम बताना चाहेंगे कि नंबर 1 यहीं पे हम नाम दे दें, चाहे तो वहां ले जा सकते हैं हम। ये जो नंबर 1 है वो है केंद्रक, ये केंद्रक। और केंद्रक के बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियस पोर है, न्यूक्लियस पोर। जबकि यहां आप देख रहे हैं ये हम नंबर 2 देते हैं इसे। आप चाहे तो वही जैसा मैंने आपको सिखाया है इसके पहले,
कैसे सिखाया आपको मालूम है ना, जैसे ये केंद्रक है, ये 1 नंबर, फिर आपका ये 4 है, 4 नंबर 2, इसी तरीके से आप लेके चलेंगे, ये है राइबोसोम नंबर 3, और ये राइबोसोम पर्टिकुलर ये राइबोसोम है, और ऐसे राइबोसोम तो आपको बहुत सारे लगाने हैं, मैंने डायग्राम में कम लगाए हैं, आप लगा लेंगे। और यहाँ इनमें नहीं लगाना है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको इसमें नहीं लगाना है। साथ ही साथ ये जो है ये वो है नंबर 4 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आप ले जा सकते हैं नंबर 5, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में सारे पार्ट्स को हमने स्पष्ट रूप से बताया है। अब ये संरचना देखने के बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 7 और 8, तो RER और SER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये किसमें पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करती है उनमें होता है RER, लेकिन जो कोशिकाएं स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ वो ग्लाइकोजेन जो होता है उसकी अधिकता, यानी जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें साथ ही साथ ग्लाइकोजेन मात्रा में ज़्यादा होता है, तो ऐसी कोशिकाओं में पाया जाता है SER। अब हम देखते हैं कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला कार्य है, देखिए कार्य को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बात समझना कि हम ये जानते हैं कि जो बाहर की जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक, ठीक है, इन दोनों के बीच में फैला हुआ एक जाल है। तो ये फैला हुआ जाल मतलब एक कंकाल तंत्र की तरह कार्य करेगा। किसके लिए? कोशिका के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका के जीवद्रव्य में ये आंतरिक कंकाल की तरह फैलेगा और उसे दृढ़ता प्रदान करेगा, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। दूसरा कार्य क्या है, हमने ये पढ़ लिया है कि जो अणुओं का जो अभिगमन होता है, अणुओं के अभिगमन के लिए परासरण और विसरण की क्रिया के द्वारा जब ये अभिगमन करते हैं तो ये कार्य भी ये करते हैं। साथ ही साथ हमने RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, और हम जानते हैं कि उसके बाहरी सतह पर क्या होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम है तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि राइबोसोमल RNA के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अलावा अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो 4, जो चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो आपको मालूम है कि चिकनी सतह वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका अपना एक कार्य होता है। इसका जो अपना कार्य है वो अपना कार्य क्या होता है, आप देखिए इसमें जो लिपिड होते हैं, लिपिड और ग्लाइकोजेन स्टेरॉइड, ऐसे ग्लाइकोजेन स्टेरॉइड जैसे हार्मोन्स होंगे, टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब के निर्माण में ये और इनके संश्लेषण में ये सहयोग करते हैं। साथ ही साथ हमें देखना है ये जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य के अंदर की जो क्रियात्मक जो सतह है, उस सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ संश्लेषण और उपापचय क्रिया में भी ये भाग लेते हैं। तो ये इस तरह से थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। और अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक पॉइंट और है। इन कार्य के बाद भी हम कुछ बातें हैं जो बताने लायक है, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे बिंदु जो शायद मेरे हिसाब से बताना उसको बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे 3 फेज की जानकारी होना चाहिए। तो जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो वेसिकल्स वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाते हैं। ये स्त्रवण का काम करते हैं। जबकि यहाँ जो बीच वाला भाग, जो सेकेंड पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका मैच्योरिंग फेज, और जबकि नीचे ये जो भाग है जो कि फॉर्मेशन हो चुका है, फॉर्मेशन का काम करेगा, ये फॉर्मेशन फेज कहलाता है। ये तीनों फेज के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होना बहुत जरूरी था।